डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ रही है और नीट का एग्ज़ाम भी पास में आ रहा है। तो यह वह टाइम है जहाँ पर आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने का, जिससे आप अपनी पढ़ाई जो है निरंतर कर सकें, कोई भी आलतू फालतू के डिस्ट्रैक्शन में ना पड़े। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा वो टॉपिक है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसकी शुरुआत करते हैं ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। तो अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाए आराम से और चीज़ों को साथ के साथ नोट करते जाएं। इससे क्या होगा कि आप जब भी पढ़ोगे, उसके रिवाइज करोगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी और वापस से आपको उतना टाइम जिस वीडियो में देखने में नहीं लगाना पड़ेगा। जब अपन नोट्स बनाते हैं तो जितना टाइम हमारा वीडियो देखने में खर्च होता है, अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो वापस से हमको वो देखनी पड़ेगी। तो वापस से ना देखनी पड़े, हम जो टाइम दे रहे हैं उसी टाइम में वो हो जाए, तो इससे अच्छा है कि आप उसके प्रॉपर नोट्स बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जो है 11th एनसीईआरटी का न्यूरल कंट्रोल वाले चैप्टर में आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, यानी कि उनकी मेम्ब्रेन जो होती है पोलराइज्ड स्टेज में होती है। और जब वो पोलराइज स्टेट में होती है तो वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल जो हैं प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस के लिए। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। क्या होते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं ये आयन चैनल्स, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर, न्यूरल मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की जब अपन बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन ऑफ जो नर्व इम्पल्स है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि यहां पर मैं इलेक्ट्रो की बात कर रहा हूं तो ये जो है वो है विद इन न्यूरॉन, और इसकी मैं बात कर रहा हूं तो बिटवीन न्यूरॉन। तो ये है विद इन न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन के अंदर, जो न्यूरॉन की सेल होती है उसके अंदर। और केमिकल की बात कर रहा हूं तो बिटवीन न्यूरॉन। देखो, बिटवीन में ऐसे लिखता हूं, आप समझ जाना। तो बिटवीन न्यूरॉन्स, यानी दो न्यूरॉन्स के बीच में। चलो ड्रॉ करके देखते हैं एक न्यूरॉन सेल को। तो ये देखो, ये न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, ये साइटोन है, इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन है और ये एक्सोनल एंड्स है। यहां पर मैं एक और अगला न्यूरॉन ड्रॉ कर लेता हूं। इसके ये एक्सोनल एंड्स हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोन हो गया। तो ये डेंड्राइट्स है। तो चलो मैं इस डेंड्राइट्स को थोड़ा सा इस तरीके से बना लेता हूँ। वैसे तो ये ऐसे होते हैं, तुमको दिखाने के लिए। यहाँ पर जब न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में होता है, यानी कोई भी स्टिमुलस नहीं होता, तब इसकी मेम्ब्रेन पर जो चार्ज होता है बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है -70 मिलीवोल्ट होता है। तो जैसे ही स्टिमुलस आता है, इम्पल्स ट्रांसफर करता है, तो जो इम्पल्स बनता है तो इसमें बाहर नेगेटिव और अंदर हो जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ से ये सिग्नल इम्पल्स ट्रांसफर करता है। और यहाँ पर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, यहाँ पर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन, तो ये केमिकल का काम करता है। तो जैसे ही ये इम्पल्स यहाँ से ट्रांसफर करता है, इम्पल्स जा रहा है, इम्पल्स जा रहा है, जैसे ही इम्पल्स यहाँ पहुंचता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। एक्सोसाइटोसिस हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं जो कि अंदर आते हैं। जैसे ही एक्सोसाइटोसिस ये हो जाता है, तो यहाँ पर सोडियम लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल होते हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या है? ये जो पूरी कहानी हो रही है, ये है न्यूरोट्रांसमीटर। इसे अपन कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स। यानी कि क्वेश्चन आता है नीट में कि एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अपन
साइनेप्स कहते हैं, और ये जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल्स होते हैं, ये क्या होता है, केमिकल होता है। तो जब न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में होता है तो यहाँ पर ये इम्पल्स जा रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में जा रहा है, तो इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रो। और यहाँ दो न्यूरॉन के बीच में केमिकल सीक्रेट हो रहा है, जिसे अपन कहते हैं केमिकल। तो इसीलिए कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को अपन जानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो इसमें जो है 4 फेज होती है बेसिकली। एक होती है रेस्टिंग फेज, यानी कि पोलराइज्ड फेज। दूसरी होती है डीपोलराइजेशन, यानी कि जब भी स्टिमुलस मिलता है तब इसके अंदर क्या होता है। और एक होती है फिर से रिपोलराइजेशन, और एक फोर्थ वाली होती है हाइपर पोलराइजेशन। तो उम्मीद करता हूं इतना चीज आपको समझ में आया होगा कि जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इसको चलिए इसकी स्टेजेस को आगे 1 बाय 1 समझते हैं। पहले इतनी बात आप नोट कर लीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो पहली फेज है वो है रेस्टिंग फेज। तो हम रेस्टिंग फेज की बात करते हैं। रेस्टिंग फेज या इसको अपन कहते हैं पोलराइज्ड फेज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेस्टिंग फेज, और इसको रेस्टिंग या फिर क्या कहते हैं अपन, पोलराइज्ड फेज। तो जो पोलराइज स्टेट होती है इसमें क्या होता है, हम न्यूरॉन ड्रॉ करके इस बात को समझते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर न्यूरॉन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। यहाँ पर क्या होता है, न्यूरल मेम्ब्रेन है, ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और ये है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। यानी कि न्यूरॉन भी एक सेल है, तो सेल के अंदर के फ्लूइड को कहते हैं अपन इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और बाहर का जो फ्लूइड है सेल के बाहर का उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब क्या होता है, इस मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे तमाम पोटेशियम चैनल होते हैं, K+ चैनल, जिनका नंबर Na+ चैनल से ज्यादा होता है, यानी यहाँ पर Na+ चैनल्स भी होते हैं। इसको अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। तो क्या होता है, यहाँ पर K+ आयन की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज्यादा होती है, K+, बाहर Na+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो मुझे बताओ कोई चीज ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, तो यहाँ पर तमाम K+ चैनल और सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। ये है Na+ चैनल, ये है Na+ चैनल, और ये है K+ चैनल। अब होगा क्या कि ये जो K+ है अंदर से जाएगा बाहर। यहाँ पर नॉर्मल डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, नॉर्मल डिफ्यूजन। नॉर्मल डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ। और Na+ जो है वो आ रहा है बाहर से अंदर। अब आप कहोगे कि सर K+ अंदर से बाहर जा रहा है और Na+ बाहर से अंदर आ रहा है। रेस्टिंग फेज में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अंदर K+ है, बाहर Na+ है, फिर अंदर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, नेगेटिव क्यों आया, ये तो पॉजिटिव आया है। बिल्कुल सही बात सोच रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अंदर की तरफ मैं बताऊं, अंदर की तरफ प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन्स पर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, जिसकी वजह से अंदर का जो है
अंदर का जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और इन प्रोटीन्स के लिए जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूरल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, अगर आप अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये K प्लस अंदर से बाहर जा रहा है, तो इससे तो इसका आयनिक ग्रेडियंट जो है वो बिगड़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो इस आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए इसकी मेम्ब्रेन पर होता है सोडियम पोटेशियम पंप। इसकी मेम्ब्रेन पर होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये है सोडियम पोटेशियम पंप। ये ऑलवेज एक्टिव रहता है और इसको काम करने के लिए जरूरत पड़ती है एटीपी की, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, तो इसको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या करता है, दो पोटेशियम चैनल को बाहर से अंदर डाले, दो पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर लेगा, यानी कि ये इस तरीके से 2K+ बाहर से अंदर जाएंगे और 3Na+ अंदर से बाहर आएंगे। ये मेंटेन करता है आयनिक ग्रेडियंट को। ये जो पंप है सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है आयोनिक ग्रेडियंट ऑफ द मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है नीट में, क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो रेस्टिंग फेज है इसमें परमिएबिलिटी किस आयन के लिए ज्यादा होती है। तो देखो परमिएबिलिटी की हम यहां पर बात करें, परमिएबिलिटी जो है वो आपकी K+ आयन के लिए ज्यादा होती है और Na+ आयन के लिए कम होती है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्टिंग फेज में कौन से आयन के लिए परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, और ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये होता है -70 मिलीवोल्ट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहां पर मैंने आपको समझाया कि ये एक्सॉन सेल है, न्यूरल सेल है, इसकी मेम्ब्रेन पर तमाम पोटेशियम चैनल होते हैं और उनसे कम नंबर में होते हैं सोडियम चैनल। पोटेशियम जो है डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे सोडियम अपनी हायर टू लोअर में जा रहे हैं। तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्यों है, पॉजिटिव आयन होते हुए, क्योंकि अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है इनके लिए मेम्ब्रेन क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। अब आप सोच रहे हो K+ बाहर जाता जा रहा है, सोडियम अंदर आता है, तो इसका आयनिक ग्रेडियंट खराब हो जाएगा, क्योंकि K+ ज्यादा जा रहा है बाहर। आयनिक ग्रेडियंट खराब नहीं होता इसका, क्योंकि यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो बाहर से 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेजता है और 3 पोटेशियम आयन को, सोडियम आयन को क्या करता है, बाहर फेंक देता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में K+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है परमिएबिलिटी कौन से आयन के लिए ज्यादा होती है रेस्टिंग फेज में, रेस्टिंग या पोलराइज फेज में। तो आपको बताना है K+ के लिए ज्यादा होती है, Na+ के लिए कम होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम पूछे तो -70 मिलीवोल्ट। उम्मीद करता हूं आपको कि ये रेस्टिंग फेज आपको समझ में आई होगी। इसको अच्छे से नोट कर ले, मैं साइड हो जाता हूं।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और हमारी सेकंड फेज जो है वो है डीपोलराइजेशन। क्या है? डीपोलराइजेशन, जिसे अपन फेज ऑफ एक्शन भी कहते हैं। फेज ऑफ एक्शन। यहां पर क्या होता है, जैसे ही स्टिमुलस आता है, जैसे ही स्टिमुलस आता है, जैसे आपको किसी ने पिंच हुई, पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले हुए, जैसे ही स्टिमुलस आता है उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर हम फिर से एक्सॉन ड्रॉ करेंगे और समझेंगे। तो मैं यहाँ पर एक्सॉन ड्रॉ कर लेता हूँ, न्यूरल सेल ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलेगा, जैसे ही न्यूरॉन सेल को स्टिमुलस मिलेगा, इसके ऊपर प्रेजेंट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। ये है Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल। जैसे ही ये ओपन होंगे, Na+ जो है वो बाहर से अंदर आएगा। Na+ की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी। यहां भी एक ड्रॉ कर देता हूं, यहां से बाहर से अंदर Na+ आता जा रहा है, Na+ आता जा रहा है। अंदर की तरफ ऑलरेडी K+ प्रेजेंट है, आपको पता है, अंदर ऑलरेडी K+ ज्यादा है। पहले जो मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था, पहले जो मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था, वो अब क्या होगा, जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हो गए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जैसे ही स्टिमुलस आया, इंपल्स ट्रांसमिट हुआ, उस इंपल्स की वजह से सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम अंदर आता जा रहा है, सोडियम अंदर आता जा रहा है, एकदम धड़ से अंदर आता जा रहा है। सोडियम अंदर आएगा तो यहाँ का जो जो चार्ज है, वो चार्ज, सोडियम बहुत ज्यादा अंदर हो जा रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा अंदर, पॉजिटिव। यानी कि पहले जो रेस्टिंग फेज में मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिलीवोल्ट था, अब -70 से -60, -50, -30, 0, +10, +20, +30 तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? +30 तक पहुंच जाएगा। यानी कि ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं डीपोलराइजेशन के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन। तो यहां पर दो क्वेश्चन फिर से आपसे पूछेगा कि यहां पर परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा है। परमिएबिलिटी आप बताओ किसकी बढ़ गई, Na+ की बढ़ गई और K+ की कम हो गई, Na+ की इंक्रीज हो गई। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि एक्शन पोटेंशियल की अपन बात करें, क्योंकि ये फेज ऑफ एक्शन है, तो यहां पर एक्शन पोटेंशियल जो है वो हो गया +30 मिलीवोल्ट। अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन बढ़ता जा रहा है। जैसे ही ये +30 मिलीवोल्ट होता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डीपोलराइजेशन। यानी कि रेस्पॉन्सिबल, ये जो सोडियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? डीपोलराइजेशन के लिए। जैसे ही +30 पहुंचता है एक्शन पोटेंशियल, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक और तीसरी फेज शुरू होगी, वो है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा, ये +30 तक पहुंचा एक्शन पोटेंशियल, +30 मिलीवोल्ट, ये जो एक्शन पोटेंशियल है। जैसे ही +30 पर ये पहुंचेगा, यहां पर जो सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये क्या है, ये पूरा लिख देता हूं मैं, चलो, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड चैनल। यहां पर क्या होगा, जैसे ही +30 मिलीवोल्ट
ये पहुंचा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर इनएक्टिवेशन होगा सोडियम चैनल का। सोडियम चैनल बंद नहीं होते, कई लोग कहते हैं कि सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं, बंद नहीं होते, इनएक्टिवेशन यानी स्लो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्लो। तो हम लिखेंगे इनएक्टिवेशन ऑफ Na+ चैनल। और यहां पर क्या होगा, दूसरी चीज क्या होगी, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल ओपन हो जाएंगे। K+ चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, यानी कि जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। और जब ये ओपन हो जाएगा तो जो पोटेशियम अंदर है वो पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा। और जब अंदर से बाहर जाएगा तो अंदर जो +30 मिलीवोल्ट चार्ज हुआ था वो वापस से 0 पर आएगा, +10, 0, -10, -20, -30, -50, -60, -70 तक पहुंच जाएगा। तो चलिए इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहां पर क्या होगा, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल ओपन हो जाएंगे। ये K+ वोल्टेज गेटेड चैनल है। तो जो K+ अंदर है वो क्या होगा, बाहर जाएगा। K+ अंदर बाहर जाएगा, यानी कि जो +30 मिलीवोल्ट चार्ज हुआ था, एक्शन पोटेंशियल हुआ था, वो वापस से 0 पर आएगा, फिर -10, -20, -30, -50, -60, -70 तक पहुंच जाएगा। तो फिर से अंदर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है प्रोटीन तो है ही, दोनों में ही नेगेटिवली चार्ज। तो यहां पर फिर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो परमिएबिलिटी, अब आप ही बताओ परमिएबिलिटी किसके लिए ज्यादा है। यहाँ पर K+ के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी और Na+ के लिए कम हो जाएगी। मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें, मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस से -70 मिलीवोल्ट हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे ही -70 मिलीवोल्ट जो हो गया तो जो पोटेशियम चैनल है वो क्लोज होंगे। अब ये जो है ना थोड़ा स्लो क्लोज होते हैं, कभी क्या होता है थोड़ा टाइम लगता है इन्हें क्लोज होने में। जैसे -70 पहुंचा, ये क्लोज हो रहा है, तो इतने में और ज्यादा पोटेशियम आयन जो है बाहर निकल जाता है। अब ये बाहर निकल जाता है तो ये जो -70 मिलीवोल्ट है वो -90 तक पहुंच जाता है। इस स्टेज को हम अपन कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, डीपोलराइजेशन हमने पढ़ा, रीपोलराइजेशन पढ़ा। यानी कि डीपोलराइजेशन में जब स्टिमुलस आ रहा था तो सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जा रहे थे, जिससे सोडियम अंदर आ रहा था। और सोडियम जब अंदर आ रहा था, सोडियम पॉजिटिव आयन अंदर ज्यादा हो जा रहा था। तो जो चार्ज -70 मिलीवोल्ट जो रेस्टिंग फेज में था वो +30 तक पहुंच जा रहा था। जैसे ही +30 पर पहुंचा तो जो पोटेशियम चैनल जो थे, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं और सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, बंद नहीं होते, स्लो हो जाते हैं। और जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, पोटेशियम अंदर एक्सॉन सेल से अंदर से बाहर जाता है। अंदर से जब बाहर जाता है तो बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन जा रहा है, तो अंदर की तरफ नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। यानी कि जो +30 तक जो मिलीवोल्ट तक जो पोटेंशियल पहुंच चुका था वो वापस से 0, -50, -60, -70 तक पहुंच जाता है। और जब -70 तक पहुंचता है तो जो पोटेशियम चैनल है वो क्लोज होते हैं, स्टिमुलस मिलता है, क्लोज होते हैं। क्लोज होते हैं तो क्या होता है, इन्हें थोड़ा स्लो प्रोसेस होती है, यानी बंद होते होते और ज्यादा पोटेशियम बाहर चला जाता है। तो इसका जो चार्ज है -70 से -90 तक पहुंच जाता है। और इस स्टेज को अपन कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल एंड ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तो अगली जो अपनी स्टेज है, फोर्थ जो स्टेज है वो है हाइपर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इसमें
क्या होगा, जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं स्लो क्लोज्ड होते हैं। जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं वो क्या होते हैं, स्लो क्लोज होते हैं। तो ड्यू टू लेट क्लोजिंग के प्लस चैनल, जो पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन का वो पोटेंशियल मोर देन -70 मिली वोल्ट और कभी कभी -90 मिली वोल्ट से भी ऊपर चला जाता है। तो इसे अपन कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इस स्टेज में परमिएबिलिटी अगर आपको पूछे क्वेश्चन, तो यहाँ पर परमिएबिलिटी जो रीपोलराइजेशन में थी K+ के लिए ज्यादा और Na+ के लिए कम। तो आपको परमिएबिलिटी हर स्टेज के लिए पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको चारों स्टेज समझ में आई होगी। पहली थी रेस्टिंग फेज जिसमें -70 मिली वोल्ट था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दूसरी थी डीपोलराइजेशन जहाँ +30 तक पहुंचा और जो सोडियम चैनल थे वो इनएक्टिवेट हो गए थे, पोटेशियम चैनल ओपन हो गए थे वोल्टेज गेटेड, जिससे पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा था तो वापस से -70 हो गया और उसको लेट क्लोजिंग होते होते -90 मिली वोल्ट तक पहुंच गया। इस चीज को कहते हैं अपन हाइपर पोलराइजेशन। चलिए एक ग्राफ से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस बात को एक ग्राफ के जरिए समझते हैं, आपको सब कुछ समझ में एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। तो एक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया x। यहाँ पर देखो ये जो स्टिमुलस होता है मिली सेकंड में होता है। मिली सेकंड में आपने सुई चुभाई, ऐसा नहीं है चुभाई तो आप सुई चुभो रहे हो, हमको कुछ पता नहीं चल रहा। तो हर बार में सुई चुभो रहे हो, हर बार आपको पता चल रहा है क्योंकि ये मिली सेकंड में हो रहा है। किस में हो रहा है, मिली सेकंड में। अगर मिली सेकंड में नहीं होगा तो आप हाथ काट डालो, पता नहीं चलेगा। तो ये किस में हो रहा है, मिली सेकंड में हो रहा है। यहां पर मैं लिख लेता हूं मिली सेकंड का टाइम लिख लेता हूं 1 2 3 4। तो ये क्या है, मिली सेकंड। यहां पर देखो, यहां पर -70 मिली वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल ले लेता हूं मैं, ये -60 मिली वोल्ट नेगेटिव में और ये +30 मिली वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे ही स्टिमुलस मिलता है तो वोल्टेज गेटेड चैनल ऐसे ही ओपन नहीं होते, उनको वहां तक पहुंचने थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए। तो क्या होता है, जैसे ही जो आपने पिन रखी हमको पता ही नहीं चला, कम से कम स्टिमुलस इतना तो होना चाहिए कि हम वो सेंस इंपल्स आगे ट्रांसमिट हो सके और Na+ चैनल ओपन हो सके। तो क्या होता है, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से -10 मिली वोल्ट माइनस में कम होता है, माइनस में कम हो रहा है, ठीक, तो उसे अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये जो है इसे अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये जो है लेस देन -10 मिली वोल्ट फ्रॉम रेस्टिंग पोटेंशियल, जो कि आपका -70 मिली वोल्ट होता है। तो यहां से जैसे स्टिमुलस आएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल ओपन हो जाएंगे। वोल्टेज गेटेड चैनल Na+, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन। जैसे ही ओपन होंगे Na+ अंदर आएगा। Na+ अंदर आता जा रहा है और ये -60 से पोटेंशियल कहां पर पहुंच जाएगा, +30 तक। ये कहानी मिली सेकेंड्स में हो रही। और जैसे ही +30 पर पहुंचेगा क्या होगा बताओ, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, यानी कि इनएक्टिव हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे और वहीं पर ओपन हो जाएंगे K+ चैनल। तो अंदर से K+ बाहर जाएगा। तो फिर से जो +30 पर मिली वोल्ट पर
जो पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचा था वो वापस से आएगा -60 -70 तक। और इससे लेट, ये जो पोटेंशियल चैनल है लेट क्लोज होते हैं, यानी इसको टाइम लग जाता है थोड़ा क्लोज होने में। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है -90 तक पहुंच जाता है। इस स्टेज को कहते हैं हम हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। तो ये देखो, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हो गया, ये हो गया डीपोलराइजेशन। ये क्या है? डीपोलराइजेशन। और ये है यहां तक इसको पहुंचने में हो रहा है रीपोलराइजेशन। और ये है हाइपर पोलराइजेशन। इसको मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये है डीपोलराइजेशन। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? ओपनिंग ऑफ Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। और ये है रीपोलराइजेशन। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? इनएक्टिवेशन ऑफ Na+ चैनल और ओपनिंग ऑफ K+, जो कि वोल्टेज गेटेड चैनल है, इनकी ओपनिंग हो जाती है। दिस वन इज दी हाइपर पोलराइजेशन। यहाँ पर -90 मिलीवोल्ट तक चार्ज पहुंच जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी स्टेज समझ में आई होगी। तो यह है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, कि हमको पता तो चले कि कोई हमको सुई चुभो रहा है या हमको गर्म चाय लगी है, उसे अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। -10 जैसे ही यहाँ पर आता है, यहाँ पर सोडियम वोल्टेज गेटेड, क्या है? वोल्टेज चेंज हुआ, -70 से -60 हुआ, वोल्टेज चेंज हुआ, तभी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुई। और ये ओपन हुए, सोडियम अंदर आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, एक्सोन न्यूरल सेल के अंदर आ रहा है। तो -70 -60 से +30 तक पहुंच जाता है। और जैसे ही +30 तक पहुंचता है, इनएक्टिवेशन हो जाता है सोडियम चैनल का और ओपनिंग हो जाती है K+ चैनल की। K+ जो अंदर से बाहर जाएंगे तो इसे अपन कहते हैं रीपोलराइजेशन। और जब इसको टाइम लग जाता है थोड़ा बंद होने में, तो इसे -90 मिलीवोल्ट तक अंदर का चार्ज पहुंच जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, इसे अपन कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो ये इसको अच्छे से नोट कर लें आप। चलिए इस बात को थोड़ा और समराइज्ड फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। एक एक्सोन न्यूरल सेल ड्रॉ करके देखते हैं। देखो, ये है न्यूरॉन सेल के डेंड्राइट्स, इसे अपन कहेंगे साइटोन, और ये एक्सोनल एंड्स। ये न्यूक्लियस। यहां पर मैं थोड़ा इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पर सोडियम चैनल होते हैं, जो मैकेनिकल गेटेड चैनल और लाइगेंड गेटेड चैनल होते हैं। कोई भी इनको केमिकल मिला तो ये सोडियम चैनल है, जो मैकेनिकल गेटेड चैनल और लाइगेंड गेटेड चैनल है। क्या होता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है, आपने सपोज कोई डिटॉल या परफ्यूम आपने की बोतल खोली, परफ्यूम की स्मेल आपकी नाक तक गई, जैसे ही वो स्टिमुलस मिला तो ये चैनल से वो यहाँ तक पहुंचेगा। और वो जैसे ही स्टिमुलस इसको मिलेगा, ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम अंदर से बाहर से अंदर आएगा। सोडियम बाहर से अंदर जैसे ही आएगा, अंदर जो चार्ज -70 मिलीवोल्ट था वो -60 मिलीवोल्ट हो जाएगा। इसे अपन कहेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस।
थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो इससे क्या होगा, जैसे ही वोल्टेज चेंज हुआ, वोल्टेज गेटेड Na प्लस चैनल ओपन हो जाएंगे, यानी यहाँ पर वोल्टेज गेटेड Na प्लस चैनल है, Na प्लस बाहर से अंदर आएगा, Na प्लस बाहर से अंदर आ रहा है, ये रेस्पॉन्सिबल है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इसके लिए, ओपनिंग के लिए। बाहर से अंदर आएगा तो अंदर का चार्ज जो है वो हो जाएगा अब पॉजिटिव, जो पहले नेगेटिव था यहाँ पर पॉजिटिव, और बाहर हो जाएगा नेगेटिव। इसे हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन यानी कि इम्पल्स आगे ट्रांसमिट करेगा। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन रहा, सोडियम चैनल, जो मैकेनिकल गेटेड और लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, ये ओपन हुए। जैसे स्टिमुलस आया, ओपन हुए, सोडियम अंदर गया तो -70 मिली वोल्ट से यहाँ तक पहुंच गए -60 मिली वोल्ट। डीपोलराइजेशन हुआ यानी फेज ऑफ एक्शन, इम्पल्स जनरेट हो गया, यानी इसे अपन कहते हैं जनरेशन ऑफ इम्पल्स। इसको अपन कहेंगे जनरेशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स जनरेट हो, डीपोलराइजेशन हो गया। चलिए अब इसको कुछ ABC करके कुछ फॉर्म में और समझते हैं। तो इम्पल्स अब जनरेट हो गया यानी डीपोलराइजेशन हो गया, तो इसको अपन किस फॉर्म में जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट करता है, कंडक्ट करता है, उसको अपन समझते हैं। तो अपन यहाँ पर 3 कंडीशन बना रहे हैं ABC करके। तो डीपोलराइजेशन हो गया यानी बाहर की तरफ नेगेटिव हो गया और अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया। अभी हम समझ के आए हैं, यानी कि जनरेशन ऑफ इम्पल्स, क्या जनरेट हो गया, इम्पल्स जनरेट हो गया, ये है डीपोलराइजेशन। अब इम्पल्स यहाँ जनरेट हुआ, अब इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा, तो आगे तो पहले से ही पोलराइजेशन है, यानी कि यहाँ बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा है, अंदर नेगेटिव। तो यहाँ पर जो सोडियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड चैनल, वो ओपन होंगे, सोडियम अंदर आने लगेगा, Na प्लस अंदर आएगा। अब Na प्लस अंदर आएगा तो आप समझ जाओ क्या होगा, इस पोलराइजेशन स्टेज का, रेस्टिंग फेज का फिर से डीपोलराइजेशन हो जाएगा। चलिए इसको यहां पर समझते हैं। ABC, यहां पर अब Na प्लस चैनल ओपन, सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम अंदर आ रहा है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, फिर से डीपोलराइजेशन। अब देखो डीपोलराइजेशन हुआ यानी कि +30 तक मिली वोल्ट तक इसका चार्ज पहुंचा, ठीक है, यहाँ पर डीपोलराइजेशन था, ये चार्ज पहुंच गया। अब जैसे ही +30 पर पहुंचेगा तो K प्लस चैनल ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर इनएक्टिवेशन हो गया होगा Na प्लस चैनल का। तो अंदर की पीछे की तरफ, ये जो यहाँ से इम्पल्स ऐसे जा रहा है, पीछे की तरफ क्या होगा, रीपोलराइजेशन। यानी रीपोलराइजेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ओपनिंग ऑफ K प्लस चैनल, K प्लस बाहर जाएगा तो यहाँ पर फिर से नेगेटिव चार्ज अंदर आ जाएगा, पॉजिटिव बाहर हो जाएगा। ये हो गया रीपोलराइजेशन। और ये आगे जब इम्पल्स आएगा, आगे आपको पता ही है, आगे है पोलराइजेशन फेज, रेस्टिंग फेज। तो ये आगे बढ़ता जाएगा, सोडियम चैनल ओपन होते जाएंगे, पीछे से K प्लस चैनल ओपन होते जाएंगे, K प्लस डीपोलराइजेशन कराएगा, सोडियम चैनल को ओपनिंग होने से डीपोलराइजेशन होगा। इस तरह इम्पल्स ट्रांसमिट होता रहेगा। देखो क्वेश्चन पूछता है, ये हो गया पोलराइजेशन, कि कंडक्शन ऑफ इम्पल्स बाहर और अंदर, आउटर और अंदर किस डायरेक्शन में होता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कंडक्शन, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का डायरेक्शन किधर होता है? तो दो कंडीशन होती है, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। देखो आउटर में क्या हो रहा है कि ये जो है यहां पर नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो बाहर जो है वो सी टू बी होगा। क्या होगा? सी टू बी। बाहर की तरफ सी टू बी होगा और अंदर की तरफ बी टू सी। अंदर की तरफ बी टू सी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे आपसे कि डायरेक्शन क्या होती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। बाहर की तरफ, आउटर की तरफ सी टू बी और अंदर की तरफ बी टू सी। उम्मीद करता हूं आपको तीनों फेज समझ में आई होंगी, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और रेस्टिंग फेज, चारों फेज और उसे हाइपर पोलराइजेशन अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहीं पर मैं अपना जो लेक्चर है, जो अपना टॉपिक है वो ख़त्म करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। इससे आगे की बात फिर कभी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।